आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज 5 दिवसीय भारत दौरे पर है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के संबंधों की समीक्षा की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता में भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। इससे पहले वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बैठक पर खुशी जताई और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। यूके की विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की राज्य सचिव येवेट कूपर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा से भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। येवेट कूपर आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता वैश्विक संघर्षों से उत्पन्न आर्थिक झटकों को कम करने और साथ ही वैश्विक स्थिरता बनाए रखने और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय में शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के सत्रों की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की 13वीं बैठक में भी भाग लेंगे। शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में बैठक का आयोजन होगा। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक दौरे पर है। उन्होंने आज यादगिर के वाडेपल्ली में किसान प्रशिक्षण एवं कृषि प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया। एफटीसीएफसी केंद्र रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार किया गया है, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे, उन्नत कौशल विकास और मूल्य वर्धित सुविधाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाएगा। पीएम मोदी कल 5 जून को दमन के दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान वो नए सिविल दमन एयरपोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नया भारत थीम के तहत करीब 3000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का भी उपहार देंगे। साथ ही नमो एयरपोर्ट और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां देने के लिए 270 करोड़ रुपए का नमो अस्पताल जनता को समर्पित किया जाएगा। पीएम के दौरे से पहले शहर में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के साथ नागरिक भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता शौकत मुल्ला के घर एनआईए की छापेमारी जारी है। इस दौरान शौकत मुल्ला घर पर नहीं मिले, लेकिन एनआईए ने उनके बेटे इमरान मुल्ला को हिरासत में लेकर कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। पिछले साल मार्च में भांगड़ में बम बनाते समय विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई थी और उसी मामले में एनआईए जांच कर रही है। इसी के सिलसिले में एनआईए आज शौकत मुल्ला के घर पर पहुंची। वहीं एनआईए के अधिकारी मामले से जुड़े कई पहलुओं की भी जांच कर रहे हैं। टीएमसी को अपने 28 साल के इतिहास में कल पहली फूट का सामना करना पड़ा और पार्टी के 58 बागी विधायकों ने निष्कासित नेता त्रिवत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष चुनकर विधायक दल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ऋतुव्रत बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता भी प्राप्त कर ली है, जिससे ममता बनर्जी की पार्टी अपने गठन के बाद से अब तक के सबसे गंभीर आंतरिक संकट में घिर गई है। घबराए हुए तृणमूल नेतृत्व ने पूरे पश्चिम बंगाल में पार्टी की सभी समितियों और अग्रिम मोर्चों को भंग कर दिया है। ये कदम तेजी से बढ़ते सत्ता संघर्ष के बीच राजनीतिक नियंत्रण वापस पाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि वो अब भी तृणमूल का हिस्सा हैं। भाजपा में जाने का इरादा नहीं, वो पार्टी का विसल ब्लोअर बनकर काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची।
ईडी ने पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को आधिकारिक समन जारी करते हुए 15 जून को पेश होने का आदेश दिया। ईडी के अधिकारियों ने बनर्जी को गैर मौजूदगी में उनके आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को आधिकारिक समन सौंपा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लगने से हाहाकार मच गया। जिले के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह 3:30 बजे के आसपास 5वीं मंजिल पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के मुताबिक हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर। दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज मालवीय नगर अग्निकांड के घायल पीड़ितों से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि घटना में हुई चूक की पूरी गंभीरता से जांच की जाएगी और जहां भी जिम्मेदारी तय होगी वहां जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और प्रॉपर्टी के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शहर भर में अवैध प्रॉपर्टी, आग से सुरक्षा के नियमों और बिल्डर के नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। अब आज कोर्ट में पेशी है। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या सहित भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हादसे में घायल हुए 8 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मालवीय नगर में हुई भीषण अग्निकांड के मद्देनजर आपातकालीन उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पूरी दिल्ली में अग्नि सुरक्षा को लेकर मजबूत करने के लिए एक व्यापक बहुविभागीय कार्य योजना तैयार की गई। योजना के तहत दिल्ली में आज से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और उपायुक्तों के संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक प्रवर्तन और रोकथाम अभियान की शुरुआत हो रही है। होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर और पहचाने गए गैर अनुपालन वाले प्रतिष्ठानों का कड़ा अग्नि सुरक्षा निरीक्षण ऑडिट कर उन्हें सील किया जाएगा। मालवीय नगर घटना के बाद से प्रशासन एक्शन में दिखाई दे रहा है। लगातार आसपास के इलाकों में जांच जारी है। आसपास के होटलों के बोर्ड भी हटाए जा रहे हैं। बताया यह भी गया कि आसपास के कई होटल भी बंद दिखाई दिए। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपने पहले मंत्रिमंडल निर्णय में सभी छात्रों को निःशुल्क बस पास देने की घोषणा की। उन्होंने रोजगार एक्सचेंज में पंजीकृत युवाओं के लिए रोजगार सृजन उपायों की भी घोषणा की। बीके हरिप्रसाद कर्नाटक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। नियुक्त होने के बाद नेता बीके हरिप्रसाद ने खुशी जाहिर की और पार्टी नेताओं का शुक्रिया अदा किया। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इसमें बीके हरिप्रसाद, पीवी मोहन सहित 4 नाम शामिल हैं। स्पाइस जेट ने भारत सरकार के एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी देने के फैसले का स्वागत किया। ये कदम उच्च ईंधन कीमतों और वैश्विक अस्थिरता के बीच विमानन उद्योग को स्थिरता और पूर्वानुमान देने में मदद करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मिजोरम म्यांमार सीमा से लगे चंफाई में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई अवैध बर्मी सूखी सुपारी को बड़े स्तर पर तस्करी में शामिल एक संगठित सीमापार नेटवर्क के खिलाफ की जा रही है। जांच एजेंसी ने तस्करी नेटवर्क से जुड़े प्रमुख स्थानीय सहयोगियों के आवासों और कारोबारी परिसरों समेत 9 स्थानों पर छापेमारी की। ईडी के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए सैकड़ों करोड़ों रुपए के अवैध धन के लेन देन का पता चला है। जांच में सामने आए कि म्यांमार से लाई गई खेपों को तियू नदी के रास्ते भारत लाया जाता था, स्थानीय गोदामों में रखा जाता था और फर्जी ई-वे बिल और जाली दस्तावेजों के जरिए इन्हें वैध स्थानीय खरीद के रूप में दर्शाया जाता था। भारत ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के दौरान भारत का लगातार आग्रह है कि नागरिक आबादी और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं। भारत ने एक बार फिर से सभी पक्षों से ऐसे हमले रोकने की अपील की।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार और प्रसार भारती के बीच एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV की स्थापना को मंजूरी मिली ताकि मलाड में अखबार भूमि पर एक विश्व स्तरीय इंटीग्रेटेड फिल्म और टेलीविजन मीडिया हब स्थापित किया जा सके। बैठक में प्रसार भारती के CEO गौरव त्रिवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर कल रात 9:30 बजे तक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 56,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वेबसाइट पर हुए 3.8 मिलियन पैकेट के डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। CBSE ने बताया कि तकनीकी टीमें लगातार प्रदर्शन की निगरानी कर रही हैं और छात्रों को बेहतर, तेज और निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए सुधार कर रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। दोनों तीर्थ स्थलों पर लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखी जा रही हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल को नमन किया। IIMD ने दिल्ली में आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश और गरज के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ओडिशा के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि मैदानी जिलों में बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई। IIMD ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ गरज चमक की भविष्यवाणी की। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। ब्रजभूमि, मथुरा और वृंदावन में इन दिनों यमुना पुष्करम मनाया जा रहा है। ये दुर्लभ आध्यात्मिक पर्व हर 12 वर्ष में केवल एक बार आता है। इस अवसर पर यमुना के तटों पर स्नान, तर्पण, पिंडदान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, DNA। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, ये है आपके आसपास। जानिए वो कैसे, जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क, जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। आक्रमणकारियों द्वारा जलाए गए इन लाखों ईंटों को देख रहे हैं, ये दरअसल एक कहानी का है। हम हर बार नष्ट किए गए और हर बार अपनी राख से खड़े होने का शौर्य हमने दिखाया है। विध्वंस की नींव पर खड़े होकर निर्माण की महागाथा, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें अतीत की शक्ति, तेजस, ब्रह्मोस, परमाणु शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन जैसी आधुनिकता के साथ बात करती है, संवाद करती है। यह नालंदा है, यही सोमनाथ है, यही भारत है। देखिए नालंदा टॉकीज DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। वैश्विक संकेतों के चलते BSE सेंसेक्स 410.34 अंक गिरकर 73,935.83 पर खुला, तो वहीं NSE निफ्टी अपने पिछले बंद 23,405.60 से गिरकर 123.15 अंक गिरकर 23,282.45 पर खुला। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत में बिकने वाले कुल वाहनों में से केवल 1% वाहन एथेनॉल से चलने लगे तो देश को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होगा। इससे एक एथेनॉल सप्लाई वर्ष में करीब 195 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। मंत्री ने घोषणा की कि अब देश में E85 ईंधन की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। इस खास ईंधन में 85% तक इथेनॉल और बाकी पेट्रोल मिलाया जाता है।
ये ईंधन देश के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर मिलेगा। एनएमडीसी की अगले 3 वर्षों में करीब 40,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए तक की निवेश की योजना। इसके तहत उत्पादन क्षमता बढ़ाने, कोयला खनन में विस्तार और भारत व विदेश में महत्वपूर्ण खनिज के अवसरों का लाभ शामिल है। कंपनी ने रेयर अर्थ और महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित करने वाली समर्पित सहायक कंपनी भी स्थापित की है और ये सक्रिय रूप से विदेशी अवसरों की तलाश कर रही है। वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में 2 लाख से अधिक पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए लगभग 9,585 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत BS4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों वाले ट्रक और बसों के मालिकों को BS6 या उससे अधिक उन्नत मानकों वाले वाहन या ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को विश्वस्तरीय बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 24,249 करोड़ रुपए नई सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवंटित किए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में रेपो रेट पर फैसला लिया जाएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार भी आरबीआई रेपो रेट स्थिर रख सकता है। इस बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा कल सुबह 10 बजे की जाएगी। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई के जरिए मई महीने में लेनदेन ने नया रिकॉर्ड बनाया। मई में यूपीआई के माध्यम से करीब 30 लाख करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 23 अरब लेनदेन दर्ज किए गए। आईईपीएफ और सेबी भोपाल में कल 5 जून को 1 दिवसीय निवेशक शिविर का आयोजन करेंगे। इस शिविर का उद्देश्य निवेशकों को सशक्त बनाना और उनकी शिकायतों का निवारण करना है। ये शिविर निवेशकों को बिना दावा किए गए लाभांश और शेयरों से जुड़े मुद्दों को हल करने में मदद करेगा। साथ ही ये सीधे सेवाएं और शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच आसान बनाएगा। आज सोने के वायदा भाव 1 लाख से ऊपर है, जबकि चांदी की करीब 2,82,550 रुपए के करीब कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में तेजी रही, जबकि चांदी के वायदा भाव में नरमी देखने को मिली। कॉमेक्स पर सोना $4,462 प्रति ओंस के भाव पर खुला। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने कहा कि पब्लिक वाईफाई सस्ती और सर्वसुलभ ब्रॉडबैंड सेवाओं को महत्वपूर्ण पूरक बन सकता है। ये इंटरनेट की पहुंच और कनेक्टिविटी बेहतर बना सकता है। फोरम ने पीएम वानी और अन्य डिजिटल परियोजनाओं को जोड़कर व्यापक नेटवर्क विस्तार और जागरूकता बढ़ाने की सिफारिश की। उन्होंने नई तकनीकों के लिए रोड मैप तैयार करने की भी सलाह दी। एसबीआई चेयरमैन CS शेट्टी ने कहा कि फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव न होना अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर रहेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों को संतुलित गति मिलेगी और विकास मजबूत होगा। उन्होंने निवेशकों को अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव से दूर रहकर भारत की दीर्घकालिक विकास क्षमता पर ध्यान देने की सलाह दी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन देश की प्रगति के प्रमुख स्तंभ है। मई में भारत के सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 6 महीने के हाई पर पहुंच गई है। एक मासिक सर्वे के मुताबिक मजबूत मांग, नए ग्राहकों के जुड़ने और नए कारोबार में लगातार सुधार के चलते सर्विसेज में रफ्तार देखने को मिली। HSBC इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स मई में बढ़कर 59.8 पर पहुंच गया। ये पिछले साल नवंबर के बाद सेवा क्षेत्र में विस्तार की सबसे तेज रफ्तार को दर्शाता है। यूएस हाउस ने ईरान युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव पास किया। इसका मकसद ईरान के साथ चल रहे टकराव को तब तक रोकना है जब तक कि विधायिका औपचारिक रूप से सैन्य कार्रवाई को मंजूर ना दे। इस प्रस्ताव के पक्ष में 215 और विरोध में 208 वोट पड़े। परिणाम घोषित होते ही सदन में मौजूद सांसदों में खुशी जताई। डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने कहा कि यह महंगा और जोखिम भरा युद्ध अब समाप्त होना चाहिए। इजरायल और लेबनान ने लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को एक बार फिर खत्म करने की पहल की। इस संघर्ष विराम के मुताबिक लेबनान के अंदर एक पायलट सुरक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों के आने पर रोक रहेगी। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई इस बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने कहा कि ये संघर्ष विराम इस बात पर पूरी तरह निर्भर करता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से गोलीबारी पूरी तरह से बंद होगी।
इजरायल और लेबनान के बीच भविष्य का रिश्ता केवल दोनों देशों की सरकारों द्वारा तय किया जाएगा और किसी भी बाहरी शक्ति को लेबनान का भविष्य प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो और जिम्बाब्वे को 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना। इनका 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा। इस सीट के लिए जोरदार लॉबिंग की गई। पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूह द्वारा लड़ी गई 2 सीटों के लिए तीसरे स्थान पर रहा और उसे 104 वोट मिले, जबकि पुर्तगाल को 134 और ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस बीमारी से 7 और बच्चों की मौत हो गई और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या बढ़कर 601 पहुंच गई। यूएन एजेंसियों के अनुसार ये संक्रमण देश के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है और कुछ ही हफ्तों में हजारों संदिग्ध मामले सामने आए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 80% से ज्यादा मामले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री अहन ग्यूबैक ने कहा कि वो अपने परमाणु विरोधी और मिसाइल रक्षा सिस्टम को मजबूत करेगा और अमेरिका के साथ निवारक सहयोग को गहरा करेगा। सिंगापुर में IISS शांग्री-ला संवाद के पूर्ण सत्र के दौरान ऑन ने कहा कि उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों ने पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा अस्थिरता पैदा कर दी है। हजारों लोगों ने अर्जेंटीना की संसद के सामने महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकाला। ये प्रदर्शन 14 साल की लड़की की हत्या के बाद हुआ, जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। अर्जेंटीना में प्रदर्शनकारियों ने बैंगनी कपड़े और स्कार्फ पहनकर नारे लगाए। आयोजकों के अनुसार हर 31 घंटे में एक महिला की हत्या होती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने मेविन मिशन के समाप्त होने की घोषणा की। ये यान 11 वर्षों से मंगल के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा था। रोबोटिक प्रोब से 6 महीने पहले संपर्क टूट गया था। मेविन मिशन, जिसका पूरा नाम मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन था, ये 2013 में लॉन्च किया गया था। अहमदाबाद में आज से विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो रहा है, जो योग को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:40 पर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। गुजरात के वडोदरा के एथलीट अस्मा ताहिराली झाबूवाला ने 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते और 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। भारत की 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विश्व नंबर 1 और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया की ऑन से यंग ने सिंधु को 21-17, 21-14 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया। पुरुष एकल में युवा भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी इंडोनेशिया ओपन से बाहर हो गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चियुक यू ने आयुष शेट्टी को 16-21, 21-13, 21-14 से मात दी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी इंडोनेशिया ओपन के पहले दौर के मुकाबले से हट गई है। मैच के दौरान सात्विक के कंधे में चोट लगने के कारण भारतीय जोड़ी ने हटने का फैसला लिया। भारतीय पहलवान मंगोलिया में शुरू हो रही उलान बातार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अपना कुश्ती अभियान शुरू करेंगे। महिलाओं में मानसी अहलावत, प्रिया मलिक और पुरुषों में मुकुल दहिया और ग्रीको रोमन पहलवान अमन, सुनील कुमार और नीतीश कुमार शामिल हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय युवा टीम ने आखिरी पूल ए मैच में चीनी ताइपे को 13-1 से हराने में सफलता पाई। मेजबान भारत ने सेमीफाइनल में भूटान के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज करते हुए सेफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 6 जून को फाइनल में भारत का सामना डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश से होगा। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक गुरविंदर सिंह दूसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत की अगुवाई करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 20 और 21 जून को चीन के शांघियू में होगा।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए। 3 मैचों की ये सीरीज 13 जून से धर्मशाला में शुरू होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने आगामी घरेलू सीजन 2026-27 के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। इस शेड्यूल में भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा मुख्य आकर्षण होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाले इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 इंटरनेशनल, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आज से लॉर्ड्स के मैदान पर शुरू होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में इंग्लैंड ने अब तक 10 मैच खेले हैं। और इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी फ्लेवियो कोपोली ने फ्रेंच ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल हासिल कर लिया। रोलांड गैरोस में खेले गए पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने कनाडा की चौथी वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर को 4 सेटों में 4-6, 6-4, 6-4 और 6-4 से हराया। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।